प्यारे बच्चे VIP ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटे आज हम करवाए हैं क्लास 9 साइंस यानी ताप परिवर्तन का प्रभाव करवाने बेटा आप अपने पास यानी ताप परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा वर्णन करेंगे बेटा। इसने पहले दे दिया है क्रियाकलाप में क्या कह रहे हैं, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ के टुकड़े ले एवं चित्रानुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी धीमी आंच से बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए पुनः ताप नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने नोट करें। बीकर में कांच की छड़ डालने हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर का ताप नज़र रखें जब तक ताप अधिकतम थर्मामीटर न बन जाए। जल के द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन के परीक्षण को नोट कीजिए। इन बेटा इसमें क्या कह रहा है, अपन के शुरू में एक गिलास लेना, उसमें क्या बर्फ के टुकड़े रखते हैं यहाँ पे, उसमें उसका ताप नोट करवाना, फिर उसको थोड़ा थोड़ा गर्म करते चले जाएंगे तो उसमें जो ताप में परिवर्तन होगा नहीं, जैसे जैसे ताप में परिवर्तन होगा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना प्रारंभ कर देगा। जब ठोस के तापमान को बढ़ाने पर यानी क्या कह रहे बेटा इसमें, यानी ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी ठोस का तापमान बढ़ाने चाहूँ जो उसके अंदर जो कण हैं भाई उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगती हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रत्यक्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के मूल को पार कर लेती है। यानी उनके बीच में जो बल है उसको वह ऊर्जा करते तो बल फिर क्या वो टूट जाते हैं। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तन होता यानी इसमें क्या बेटा, इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ऐसी अवस्था एक ऐसी अवस्था यानी ठोस है कोई, उससे अभी गर्म करा है तो उसके बाद क्या होता है बेटा उसमें तो जो उसके कण हैं वो कंपन करने लग जाते हैं। एक ऐसी अवस्था है चीनी पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। इन पूरी तरह से स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, वो जो पदार्थ ठोस है वो द्रव से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। यानी गलनांक जिस ताप पर कोई पदार्थ यानी ठोस पिघलकर द्रव न्यूनतम ताप यानी न्यूनतम मतलब कम से कम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बन जाता है उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। यानी कोई ठोस अवस्था में है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सार्थ्य को दर्शाता है। यानी उनके बीच में कितना आकर्षण बल है, यानी किस गलनांक यानी गलनांक किसको दर्शा बेटा ये पूछ लिया जाए। जो गलनांक है वो किसको, उनके बीच यानी दो कण दे रखे हैं उनके बीच में कितना आकर्षण बल है उसको दर्शाता है। बर्फ का गलनांक यानी बर्फ जो है उसका गलनांक कितना है यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर वो पिघलना प्रारंभ कर देती है। बर्फ का गलनांक 273.15 कैलोरी में है बेटा, ये सेल्सियस में नहीं दे रखे, ये 273.15 कैलोरी है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन यानी इसको क्या कहते हैं बेटा, अभी संगलन कहते हैं। इसको कहते हैं संगलन कहते हैं। किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है ऐसे ऊर्जा कहाँ जाती है, यानी उसका जो तापमान समान रहता हो यानी जो ऊर्जा उसमें ऊर्जा कहाँ चले जाओ है यानी उसके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए प्रयोग की जाओ। वो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब
तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पर आकर्षण बल को विषीभूत करके पदार्थों की अवस्था को बदलने में इस ऊर्जा का उपयोग होता है। यानी वशीभूत यानी जो उनके बीच में जो आकर्षण बल था उसको तोड़ने के लिए आप इसके कि वह जो ऊष्मा है वो खत्म समाप्त हो रही है, क्योंकि आप इसको गर्म करा है तो लेकिन तापमान उतना ही दर्शा हुआ है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो उसको ठोस के बीच में जो आकर्षण बल था वो तो तोड़ने खातिर कुछ ऊष्मा की आवश्यकता है, वही ऊष्मा इसमें प्रयोग की जाती है। इसके कहने का तात्पर्य ये बेटा। क्योंकि तापमान में बिना किसी सतह के वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती, यह माना जाता है कि इन्हें अवशोषित कर लेती या उसको तोड़ने में प्रयोग, एक ही बात है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको बोलते हैं अभी क्या? गुप्त ऊष्मा। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसका गलनांक ऊष्मा कहते हैं। गलनांक के लिए ऊष्मा यानी 1 किलो की कोई वस्तु ठोस का है, कोई नहीं वस्तु है, उसको गलनांक में उसको द्रव में बदलने के लिए जितनी अपन ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसका प्रस्तुत ऊष्मा भी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस 273 कैलोरी पर जल के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी क्या कहना चाह रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 कैलोरी पर जल के कणों की ऊर्जा यानी जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं यानी जल को जब हम गर्म करते हैं, उसमें ऊर्जा देते हैं तो उसके कण अधिक तेजी से गति करते हैं। निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी उनमें कितनी ऊर्जा आ जाएगी उनमें जो उनके बीच में जो आकर्षण बल था वो तोड़ के ना स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र हो गया मतलब वे द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडल दाब का वह तापमान जिस पर द्रव बनने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी गुणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान कितना है बेटा? 373 कैलोरी या 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आप वशीकरण की गुप्त ऊष्मा की परिभाषित कर सकते हैं? इसी परिभाषा कीजिए जैसे कि हम गलनांक की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया है, पर अर्थात वाष्प में यानी किसमें है? भाप में परिवर्तित। तापमान को पानी के कणों की अपेक्षा अधिक तापमान पर कणों की अधिक आवश्यक ऊंचाई होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों वाष्प कण गुप्त ऊष्मा रूप से अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। यानी उसका ठोस द्रवावस्था में द्रव से तो हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। यानी ये क्या है भैया पे? यानी तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप ये इसी के बारे में पढ़ाते हैं। बदल सकते हैं गर्म होने पर ठोस द्रव और द्रव गैस में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था से में प्रयुक्त हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। यानी आपके पहले ठोस द्रव है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था में सीधे बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? आप क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो ये होता बेटा, आप वीडियो आप यही करवाऊंगा बेटा। इसमें अपन आज करवाया ताप का परिवर्तन। यो जो है जो आप आगे करवाएंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी दाब का क्या प्रभाव पड़ता है बेटा इसमें।